स्टार्ट हो गई क्लास। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस प्यारी सी क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आ जाओ जल्दी जल्दी से आ जाओ, फटाफट फटाफट से आ जाओ और आके इस प्यारी सी खूबसूरत सी क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका आज होगा तीसरा लेक्चर, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया, आ जाओ जल्दी से और आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। और आज हम बहुत सारी चीजों के बारे में जो है बात करने वाले हैं। आ जाइए जल्दी से, आ जाइए, कमेंट्स लगा दो। क्या हुआ? आ जाओ जल्दी से, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। अभी कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। तुम लोग आओ जल्दी से, आ जाओ फटाफट से, क्योंकि थोड़े से कमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी कमेंट्स दिख नहीं रहे, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। अभी थोड़ी देर में 2 से 4 मिनट दे दीजिए, अभी सही हो जाएगा। तब तक एक काम करते हैं, जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एंड देन आज हम जो नए टॉपिक्स हैं उनके बारे में जो है चर्चा करेंगे। यही जो है आज की क्लास का एजेंडा रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है सर। तो सर, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था याद है कि कछु याद ना ही है? कि सर पिछली क्लास का तो हम भूल चुके हैं। आपने जो पढ़ाया था वो थोड़ा सा याद हो जाता है, बाद में तो हम पढ़ते ही नहीं है। तो आपने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वो तो हमको याद ही नहीं है। क्या करें हम, बताओ। हम पढ़ते तो है नहीं बिल्कुल भी। तो बेटा जब पढ़ते नहीं हो तो नंबर कैसे आएंगे, ये बताओ। तुम जब पिछली क्लास का नहीं बताओगे तब तक, पिछली क्लास का जब तक तुम्हें याद नहीं होगा, रिवाइज नहीं करोगे, तब तक फिर कैसे काम चलेगा बेटा जी? बताओ, बताओ बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पढ़ते हो ना, पढ़ाई पढ़ाई चल रही है ना, ये बताओ फटाफट से, पढ़ाई पढ़ाई चल रही है? हाँ चलिए ठीक है। कमेंट्स दिखने लगे, तुम्हारे कमेंट्स जो है दिखने लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब तुम्हारी जो बातें हैं वो मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारी जो लिखावट है मैं वो देख पा रहा हूं। हेलो बेटा, हेलो। एक काम करो, आपस में पहले बात कर लो, उसके बाद जो है पढ़ाई लिखाई कर लेना। पढ़ाई लिखाई तो बाद में भी होती रहेगी, कि सर पहले बातें बातें कर लेते हैं, बातें वगैरह रह गई तो पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। अरे बेटा पढ़ लो थोड़ा सा, पे पढ़ लो थोड़ा, 10वीं है तुम्हारी, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, सीरियस तो होना पड़ेगा। चलो ठीक है ना। तो एक काम करते हैं भाई, सारे बच्चे मेरे को एक बार थम्सअप दे दो फटाफट से, और इस थम्सअप के साथ में हम क्या करेंगे, अपनी इस प्यारी सी क्लास को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आके मेरे को थम्सअप दे दो फटाफट से, छोटा छोटा थम्सअप जल्दी से। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। साउंड क्लियर नहीं आ रहा? क्या बात कर रहे हो यार, साउंड तो क्लियर आना चाहिए। am I ऑडिबल और नॉट? फटाफट से बताओ, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे? क्लियरली मेरी आवाज, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? आपके दिलों तक राज कर रही है मेरी जो वॉइस है? चलिए, चल रही है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर अगर मैं बात करूं किसकी भाई, तो अगर मैं बात करूं पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था सर, ये बताओ। पिछली क्लास में हमने किन किन चीजों के बारे में चर्चा की? तो अगर मैं बात करूं यूरोप की, अगर मैं किसकी बात करूं सर, तो अगर मैं बात करूं बेटा जी यूरोप की, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा देखिए, आपको समझ में आएगा, एक एक चीज जो है आपको समझ में आएगी। अगर मैं यूरोप की बात करूं, अगर मैं यूरोप की बात करूं सर, ठीक है सर, अगर मैं यूरोप की बात करता हूं, तो यहां पे आपको दिखाई देता है दो वर्ग निकल के आते हैं, आपको सामने दिखाई देते हैं। दो वर्ग कौन से निकल के आते हैं आप देखोगे, एक तो हमारे कौन से होते हैं, अभिजात वर्ग के लोग, एक हमारे जो अभिजात वर्ग के लोग जो होते हैं ये निकल के आते हैं सामने। और दूसरे जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं भाई, तो दूसरे जो लोग होते हैं वो हमारे मध्यम वर्ग के लोग निकल के आते हैं। मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं वो निकल के आते हैं सर, ठीक है सर। अच्छा, ये मध्यम वर्ग के जो लोग थे ये कहां से निकल के आए थे, तो आपको पता होगा, जो हमारी तृतीय स्टेट जो है, जो हमारी तृतीय स्टेट जो है यहां से निकल के आए थे, तृतीय स्टेट से जो है निकल के आए थे, आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर अभिजात वर्ग की बात करूं तो ये कौन सा वर्ग था भाई, तो ये कुलीन वर्ग था, ये मैंने बताया था आपको, ये हमारा कुलीन वर्ग हुआ करता था, है ना। यानी कि अमीर वर्ग था, इनके संबंध जो थे राजाओं से बहुत अच्छे खासे संबंध हुआ करते थे।
इनके जो संबंध है राजा उससे रिश्तेदारी वाले भी हुआ करते थे। इसमें बहुत सारे लोग आते थे, बहुत बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, राजा के सगे संबंधी जो हैं, ये सब जो है कुलीन वर्ग का ही हिस्सा हुआ करते थे। अच्छा, अगर मैं कुलीन वर्ग की बात करूं या फिर मैं चर्च वर्ग की बात करूं तो आप देखोगे इनके पास बहुत सारे क्या थे, इनके पास बहुत से विशेष अधिकार थे। मैंने बताया था आपको, इनके पास बहुत सारे विशेष अधिकार थे, विशेष अधिकार थे इनके पास, विशेष अधिकार थे इनके पास। सर थे या नहीं, फटाफट से बताओ, विशेष अधिकार थे या नहीं थे इनके पास? बिल्कुल थे, राजा ने इनको विशेष अधिकार दे रखे थे और ये राजा को सपोर्ट करते थे। इनको ही बाद में क्या बोला गया, इनको ही बाद में, अब क्योंकि ये जो लोग थे ये हमेशा राजा को सपोर्ट करते थे और ये नई चीजों को अपनाना नहीं चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि लोगों के पास स्वतंत्रता हो, ये नहीं चाहते थे कि सहमति से सरकार चले, ये नहीं चाहते थे कि भाई लोग जो है उनके पास एक समानता होनी चाहिए। तो आप देखोगे इनको क्या बोला गया, इन्हीं लोगों को, है ना, इसमें राजा भी आता था हमारा, है ना, क्योंकि राजा जो था, राजा खैर किसी वर्ग का हिस्सा नहीं था, लेकिन क्योंकि राजा जो था, ये लोग राजा को सपोर्ट करते थे, तो ये सारे जो लोग हैं किसमें आते थे, सारे जो लोग हैं ये आया करते थे किसमें, तो ये रूढ़वादी लोगों में आया करते थे। रूढ़वादी, ये किसमें आते थे सर, तो ये रूढ़वादी लोगों में आते थे, रूढ़वादी लोगों में आया करते थे। अच्छा सर, रूढ़वादी कौन होते हैं? रूढ़वादी ऐसे लोग होते हैं जो नए बदलावों को एक्सेप्ट नहीं करते, जो पुराने ख्यालों वाले लोग होते हैं, जो नई चीजों को, नए बदलाव को जो है सम्मान नहीं देते, उनको अपनाना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को हम रूढ़वादी बोल देते हैं। अच्छा, इन लोगों को क्या बोला गया, इन लोगों को क्या बोला गया सर, तो इन लोगों को बोला गया, इनको क्या बोला गया, इन लोगों को बोला गया उदारवादी। इन लोगों को क्या बोला गया, इन लोगों को उदारवादी बोला गया। क्यों बोला गया, क्यों बोला गया सर इनको उदारवादी? क्योंकि ये जो लोग हैं किसका समर्थन करते थे, तो ये स्वतंत्रता का समर्थन करते थे, ये समानता पर भरोसा रखते थे, ये चाहते थे कि भाई सहमति से सरकार बने, इसलिए इन लोगों को उदारवादी बोला गया। समझ में आया या नहीं आया बेटा जी? फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही है? अच्छा, क्लास नहीं चल रही है, एक मिनट रुको रुको रुको, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ बेटा जी, थोड़ा सा रुक जाओ, क्लास नहीं चल रही ना, रुको 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 रुको। क्लास चल रही है या नहीं चल रही? आप मेरे को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे, ये बताओ पहले, फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लास नहीं चल रही है, चल रही है? फटाफट से बताओ जल्दी से। चल रहा है, चालू हो गया? कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लास चल नहीं रहा है। नहीं नहीं, वही तो उसमें कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि चल नहीं रहा है, दिक्कतें हैं। एक बार आप चेक कर लो एक बार। हाँ नहीं नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे सामने तो क्लास चल रहा है यार, चल रहा है ना, तो फिर काहे बोरा रहे हो यहाँ पे, हैं? पढ़ाई लिखाई, तुम टाइम वेस्ट करवा लो तुम लोगों को, हैं? एकदम स्पैमिक। एक मिनट रुक जाओ। पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ भी करवा लो। पढ़ाई, मैं मेरे को सुन पा रहे हो ना तुम लोग? तुम कितना टाइम वेस्ट करते हो भाई, तुम सच में मतलब हद है। अभी इतना बढ़िया फ्लो बना हुआ था और पूरा फ्लो तुमने बिगड़वा दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अरे ऐसे ही मस्ती ही ले रहे हैं, दिख रहा है ना? हाँ, इतना बढ़िया फ्लो बना हुआ था, पूरा फ्लो। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी, सही हो जाएगी। चलो, ये सब समझ में आया तुम्हें? ये सब तुम्हें समझ में आया? तो भैया अभिजात वर्ग मध्यम वर्ग में बटा हुआ था और इन मध्यम वर्ग के लोगों को ही उदारवादी बोला गया। और उदारवादी लोग कौन से थे भाई? तो ये जो लोग थे ये स्वतंत्रता की डिमांड करते थे। किसकी सर? ये चाहते थे सबके पास स्वतंत्रता हो, ठीक है सर, सबके पास समानता हो, ठीक है, सबके पास क्या हो, सहमति, मतलब सहमति से सरकार चले। सहमति मतलब, सहमति मतलब सर, सहमति का मतलब यह है कि लोग जो है वो अपने राजा को चुने। तो ये सारी जो बातें हैं ये कौन करता था भाई? तो ये सारी जो बातें हैं ये हमारे उदारवादी किया करते थे। समझ में आया?
हाँ या ना, क्लियर हुई इतनी चीजें? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। इतनी सारी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये सारे जो टॉपिक्स हैं पढ़े, आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम उदारवाद की बात करेंगे। आज हम किसकी बात करेंगे कि उदारवाद का सही मायने में मतलब क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे सर, कि उदारवाद होता क्या है सही मायने में, किस चीज को हम जो है उदारवाद बोलते हैं, उसको जो है हम सही मायने में हम जो है यहां पर देखने वाले हैं। समझ में आया? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। बेटा तुम्हारे यहाँ पे कुछ नेटवर्क इश्यू वगैरह हो रहा होगा, अदरवाइज क्लास चलनी चाहिए। मुझे नहीं पता क्लास क्यों नहीं चल रही, बाकी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं क्लास चल रही है, तो उसका मतलब तुम्हारी नेटवर्क में कुछ इश्यू है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? देखो, अवजात वर्ग के बारे में हमने बात कर ली है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हमने बात कर ली है ऑलरेडी। आज हम किसकी बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे उदारवाद की, उदारवाद या फिर उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा आप देखोगे किसके बारे में हम बात करेंगे? आज हम उदारवाद में एक राजनीतिक उदारवाद होता है और एक आर्थिक रूप से जो उदारवाद होता है, इन दोनों की ही हम आज जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बस ये दोनों टॉपिक्स पढ़ेंगे, बाकी अगर समय रहता है तो हम और भी कुछ पढ़ सकते हैं। समझ में आया? पहले ये बताओ कि जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया? एम आई ऑडिबल? मैं आपको दिख रहा हूं, मैं आपको देख पा रहा हूं, मैं तो आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं? बताओ फटाफट से, जल्दी से। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? एक बारी मेरे को सारे वो बच्चे थम्स अप दे दो फटाफट से। अरे बैक करके आ जाओ, क्लास चलने लगेगी। चले चले, क्लियर हुआ? इतना, इतनी सारी चीजें क्लियर हुई आपकी? बैक करके एक बारी फिर से आ जाओ, क्लास चलने लगेगा। बोल लो किसी को, इनको कमेंट्स में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं क्रिएट। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उदार राष्ट्रवाद की भावना। उदार राष्ट्रवाद क्या होता है? देखो, उदार राष्ट्रवाद क्या होता है, इसकी भावना कैसे उत्पन्न हुई यूरोप में, और किस प्रकार जो है आप देखोगे ये जो उदारवाद की जो भावना है, किस तरीके से इसने क्या किया, इसने राष्ट्रवाद की भावना को ही जन्म दिया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और आप देखोगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो हम यही पढ़ेंगे। तो हमारी कहानी कहां तक पहुंची थी, थोड़ा सा रिलेट करवा देते हैं, थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। हमारी कहानी जो है कहां तक पहुंची है, जल्दी से बताओ फटाफट से। ये हमने पढ़ा, ये हमने पिछली क्लास का पढ़ लिया, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और हमारी कहानी कहां तक पहुंची थी, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो हमारी कहानी जो है 1800 कहां से शुरू हुई थी, बताइए फटाफट से। हमारी जो कहानी है वो 1789 से शुरू हुई थी, 1789 से शुरू हुई थी। ठीक है सर, है ना? फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई सर। ठीक है सर, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव आया। ठीक है सर, बदलाव आया। उसके बाद हमने बहुत सारे बदलाव देखे, और फिर आप देखोगे 1804 में, 1804 में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है कि भैया नेपोलियन जो होता है, नेपोलियन जो होता है ये राजा बन जाता है। नेपोलियन जो होता है ये तानाशाह या फिर राजा बन जाता है। कहां का भाई? फ्रांस का, फ्रांस का राजा बन जाता है। ये हमने पढ़ा था, ये आपको स्टार्टिंग से अगर पता होगा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है सर, फिर हमने देखा कि भैया जब ये आया तो इसने क्या किया, इसने नेपोलियन कोड, एक चीज और की इसने, एक चीज और की इसने, नेपोलियन ने नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड को लागू किया इसने, अपने नियम कानून को लागू किया। होता क्या भाई, ये रूल कब तक करता है, कब तक राज करता है? तो आप देखोगे ये 1815 तक जो है राज करता है। 1815 तक क्या करता है ये? 1815 तक जो है ये रूल करता है, राज करता है। 1815 के बाद क्या होता है, उसकी कहानी जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो पहले वाले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि हमारी दो दो कहानियां चल रही हैं। एक तरफ तो हम फ्रांस की कहानी पढ़ रहे हैं, अभी हम बाकी के यूरोप की भी कहानी पढ़ेंगे, और दूसरी तरफ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम फ्रांस या बाकी के यूरोप में जो स्थिति है, जो वहां का समाज है, वहां की जो राजनीति है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी कहानी दो तरह से चल रही है ना? तो समझो, यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी कहानी की अगर बात करें, हमारी जो कहानी चल रही थी, ये हमारी जो कहानी चल रही है, रुको यहां पे समझो यहां पे क्या चल रहा है। हमारी एक यहां पे कहानी जो है, एक तरफ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फ्रांस की कहानी, फ्रांस की कहानी, और आप बोल सकते हो पूरे यूरोप की कहानी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पूरे यूरोप की कहानी की बात कर रहे हैं हम, है ना? जिसमें एक आप बोल सकते हो राजा रानी की कहानी की बात कर रहे हैं, राजा रानी की कहानी की बात कर रहे हैं, राजा रानी की कहानी। ठीक है ना? ये मैंने आपको बताया कि भैया ये कहानी कौन सी कहानी है, तो मैंने आपको जो क्या हुआ, हाँ बेल बहुत पहले बजाया था मैंने, हो गया, अब नहीं बजाया अभी, है ना? तो भैया राजा रानी की कहानी की हम बात कर रहे हैं। यहां पे हमने देखा कि भाई किस प्रकार जो है फ्रांस में
सत्ता स्थानांतरण हो रहा है, ये सब हमने देखा। दूसरी अगर मैं कहानी की बात करूं तो दूसरी कहानी हम बात कर रहे हैं यूरोप के समाज के बारे में। यूरोप के समाज के बारे में जो हम बात कर रहे हैं सर, यूरोप के समाज के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, है ना। जैसे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उदारवाद के बारे में, हम उदारवाद के बारे में बात कर रहे हैं। उदारवाद, है ना, रूढ़वाद, है ना, हम राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो कहानियां हैं, हम इन दोनों कहानियों को साथ साथ ही पढ़ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो अभी तक हमारी कहानी कहां तक पहुंची है, तो अगर मैं बात करूं, हमारी जो फ्रांस की कहानी जो है वो 1815 तक पहुंची है, और 1815 के बाद की जो कहानी है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल हम किस पे फोकस करेंगे, तो अभी हम यूरोप के समाज के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, अभी हम उदारवाद के बारे में बात करेंगे, रूढ़वाद के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम ये वाली कहानी पर फोकस करते हैं। समझ में आया या नहीं आया, जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आया नहीं आया, फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुई इतनी चीजें क्लियर हुई, जल्दी से बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए फटाफट से, बताओ फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर है। पक्की बात है ना, सब समझ में आ रहा है। चलिए, तो अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, बस मैंने रिवीजन करवाया है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, उदारवाद के बारे में। सर उदारवाद होता क्या है, क्या राष्ट्रवाद, वैसे उदारवाद के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हम और डिटेल में जो है उदारवाद के बारे में समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, अगर नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एक एक चीज जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। जब 19वीं सदी की अगर हम बात करूं, कि 19वीं सदी की अगर हम बात करते हैं, तो यूरोप की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखोगे यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना जो थी और जो उदारवाद की जो भावना है, इसका एक गहरा तालमेल है। मतलब यहां पे समझो, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति प्रेम। और वहीं अगर मैं बात करूं उदारवाद की, अगर मैं बात करूं उदारवाद की, अगर मैं बात करूं, तो उदारवाद का मतलब क्या होता है सर, तो उदारवाद का मतलब होता है कि एक ऐसी सोच जो बताती है कि हम सब जो है वो बराबर है, जो स्वतंत्रता की तरफ। जैसे उदारवाद का मतलब अगर समझो, यहां पे इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लिबरल बोलते हैं। अच्छा, लिबरल क्या होता है, ऐसा आपने सुना होगा कि भाई मेरे जो माँ बाप है ना वो बहुत ज्यादा लिबरल हैं। क्यों लिबरल क्यों है, अरे वो कुछ कहते नहीं है, उनको, मेरी मम्मी को मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता है ना, मेरी मम्मी कुछ नहीं कहती, मेरे पापा भी कुछ नहीं कहते, तुमने देखा होगा। खैर ये मतलब नहीं होता उदारवाद का। उदारवाद का सिंपल सा मतलब होता है, अगर मैं सिंपल और सरल भाषा में बताऊं, उदारवाद का सिंपल सा मतलब होता है खुली सोच वाले, जो नए बदलावों को जल्दी अपना लेते हैं। इस सोच को हम क्या बोलते हैं, उदारवाद बोलते हैं। समझा, तो उदारवाद का मतलब तेरे को समझ में आया, मुझे लगता है तेरे को समझ में आ गया होगा, है ना। यही है उदारवाद का मतलब, यही क्या है, यही है उदारवाद का मतलब। ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बताओ। क्यों, क्योंकि यहां पे बोला गया है कि ऐसा कि भाई कि जो नया वर्ग उभर के आया। अब उदारवादी कौन थे, उदारवादी कोई नहीं था। उदारवादी जो हमारे मध्यम वर्ग से भाई बहन आए थे, जो हमारे मध्यम वर्ग से थे, जो हमारे मध्यम वर्ग से भाई बहन आए थे, वही किसका हिस्सा थे, वही जो है उदारवाद का हिस्सा थे, और कोई हिस्सा नहीं था। आप सोच के देखो ना, उदारवादी लोग कौन थे, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जिन पर राजा अत्याचार कर रहा है। फिर क्या हुआ, फिर एकदम से मैंने आपको बताया था औद्योगिकरण हो गया। अब यही जो गरीब लोग हैं, इनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। जब ये पढ़ लिख गए तो यही एक नया वर्ग के रूप में उभर के आते हैं। इनको ही हमने क्या बोला, मध्यम वर्ग। तो जैसे उदारवाद की जब बात होती है, तो आप देखोगे इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो कौन से थे, तो वो मध्यम वर्ग के लोग थे। और ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनके लिए उदारवाद का मतलब क्या था, इनके लिए उदारवाद का मतलब क्या था कि भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की वजह, मतलब हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, और हर एक व्यक्ति के पास समानता होनी चाहिए। कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति क्या है, बराबर है। समझो यहां पे ये बोल रहा था क्या, तो ये बोल रहा था हमारा उदारवादी लोग, ये हमारे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो बोल रहे थे। समझ में आया, क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अच्छा अब यहां पे समझो, एक दो चीज समझो, अब दो चीज समझो यहां पे, कि अगर मैं उदारवाद की बात करता हूं, अगर मैं उदारवाद की बात करता हूं सर, ठीक है सर, तो उदारवाद भी दो तरह का होता है। उदारवाद की अगर भावनाओं की बात करें, तो उदारवाद भी आपको दो तरीके का देखने को मिलता है सर। आप समझना, बहुत ही बढ़िया बात बोलूंगा मैं आपको, मतलब ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आई हुई हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बाकी ये जो तुम कमेंट में कर रहे हो ना बेटा, ऐसा है कि देखो
पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ा सा। ये जो आज की तुम्हारी चलती है ना कमेंट सेक्शन में, जमीन से नहीं निकले अभी तुम, सीरियसली। और ये सब काम करने लगे हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेटा नंबर है तुम सबके, पर्सनली कॉल करूंगा मम्मी पापा को। मतलब पढ़ाई लिखाई को छोड़ के जो बातें करवानी है वो करवा लो तुमसे, कि सर बस पढ़ाई की बात मत किया करो। पढ़ाई को छोड़ के आप दुनियादारी की बात करो। हमारी जो चैट है वो देखो खोल के, हमारी चैट में इन्वॉल्व हो जाओ। आप भी कुछ बोला करो, हम जब बीच में बोलते हैं। मतलब पढ़ाओ मत, बस पढ़ाई के अलावा कुछ भी करवा दो, पिट्टू पिट्टू कर दूंगा तुम्हारे में। चलो, उदारवाद की अगर हम बात करें तो उदारवाद के दो हिस्से होते हैं। एक उदारवाद जो होता है उसको हम बोलते हैं राजनीतिक उदारवाद, राजनीतिक उदारवाद, उदारवाद। और दूसरा उदारवाद जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा जो उदारवाद होता है इसको हम बोलते हैं आर्थिक उदारवाद, आर्थिक रूप से उदारवाद। आर्थिक रूप से उदारवाद, एक तो आर्थिक उदारवाद हो गया हमारा, एक हो गया राजनीतिक उदारवाद। अच्छा, जो लोग बात करते हैं राजनीतिक उदारवाद की, राजनीतिक उदारवाद की जो लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं मैं, हां, जो लोग राजनीतिक उदारवाद की बात करते हैं तो ये किस चीज की बात कर रहे होते हैं? तो ये बात कर रहे होते हैं भाई स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता की बात कर रहे होते हैं। ठीक है सर, ये समानता की बात कर रहे होते हैं। ठीक है सर, ये किसकी बात कर रहे होते हैं कि भाई सहमति से सरकार चले, सहमति से सरकार चले। ठीक है सर। अच्छा, ये इसका मतलब क्या होता है सर, सहमति से सरकार चले? मतलब हम अपना, सहमति से सरकार चले का मतलब क्या है कि हम अपना राजा जो है खुद चुनेंगे। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं प्रजातंत्र से है इसका मतलब अगर कोई भी राजा तुम पर राज कर रहा है तो वो बिना तुम्हारी सहमति के नहीं करेगा। तो इसका मतलब कहने का क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया जो हमारा नेता है वो हमारी सहमति से चलेगा। जैसे आज की हम बात करें तो हम अपना नेता कैसे चुनते हैं? मताधिकार से चुनते हैं, वोट डाल के चुनते हैं, अपना मत डालते हैं, उसके बाद जो है आपका नेता चुना जाता है। तो यह था हमारा राजनीतिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद क्या है भाई? तो आर्थिक उदारवाद की हम बात करेंगे। आर्थिक उदारवाद क्या है सर? तो आर्थिक उदारवाद की हम आगे बात करेंगे, पहले हम इस वाले उदारवाद की बात कर लेते हैं। ठीक है ना? तो याद करो, फिर मेरे साथ बोलो, सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे कि उदारवाद कितने प्रकार के होते हैं। तो उदारवाद के दो हिस्से होते हैं, पहला है राजनीतिक उदारवाद और दूसरा है आर्थिक रूप से उदारवाद। अच्छा, आर्थिक रूप से उदारवाद की अगर हम बात करें, जब भी शब्द का इस्तेमाल हो आर्थिक, जब भी शब्द का इस्तेमाल हो, समझो यहां पे, जब भी इस शब्द का इस्तेमाल हो, ये जो शब्द दिखाई दे रहा है ना, जब भी शब्द का इस्तेमाल हो आर्थिक, तो यहां पे याद रखना हमेशा किसके बारे में बात हो रही है? पैसे के बारे में बात हो रही है ना? बाजार के बारे में बात हो रही है ना? पैसे के बारे में, बाजार के बारे में, इन सारी चीजों है ना, उद्योग के बारे में बात हो रही है, उद्योग के बारे में बात हो रही है, उद्योग के बारे में बात हो रही है, और किसके बारे में बात हो रही है? व्यापार के बारे में बात हो रही है ना? जब भी ये शब्द इस्तेमाल हो आर्थिक, तो हमेशा समझ जाओ जब भी इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो यहां पे पैसे की बात हो रही है, बाजार की बात हो रही है, यहां पे उद्योग की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर? किसकी बात हो रही है? व्यापार की बात हो रही है सर, है ना? तो इन सारी चीजों के बारे में बात हो रही है। मतलब याद रखो, ये जो शब्द है आर्थिक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पैसों से संबंधित। आपने देखा होगा बोलते हुए कि भैया हमारी आर्थिक स्थिति ना ठीक ना है। क्यों बेटा? क्योंकि पापा ने ना आईफोन नहीं दिलवाया, पापा ने एंड्रॉइड फोन दिलवा दिया, तो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आपने बहुतों को सुना होगा, है ना? आपने बहुतों को सुना होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया। तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास पैसा नहीं था। आर्थिक स्थिति का मतलब ही क्या होता है? रिलेटेड टू मनी, पैसे से संबंधित। समझ में आया? तो आर्थिक रूप से उदारवाद का मतलब क्या है, ये जो मतलब है आपको आगे समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना समझो, पहले हम यहां पे फोकस करते हैं राजनीतिक रूप से उदारवाद। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब आप अगर लास्ट पॉइंट पढ़ोगे तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो उदारवाद की भावना का मतलब क्या है कि भैया आम सहमति से शासन के सिद्धांत को अपना लिया जाए या फिर आम सहमति से शासन को चलाया जाए। आम सहमति का मतलब क्या है कि भैया जो हमारा राजा है उसको चुनकर हम भेजेंगे। राजा अपने मनमानी ढंग से कुछ भी नहीं करेगा। अब तक जो लुई 16वां जो था वो कैसा था? वो एक निरंकुश राजा था, वो अपने मन से चला करता था। लेकिन अब डिमांड किस चीज की हो रही है? अब डिमांड इस चीज की हो रही है कि भैया देखो ऐसा है कि राजा अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा। अब जो करेगा ना, जो करेगी वो जनता करेगी, जनता की सहमति से ही सरकार चलेगी। चमका या नहीं चमका? बताओ फटाफट से। एनिमे मैं देखता हूं यार, एनिमे, हाँ एनिमे फैन हूं मैं। वैसे मेरा जो फेवरेट एनिमे है वो है अटैक ऑन टाइटंस और डीमन स्लेयर। और सबसे पहला जो मैंने एनिमे देखा था वो देखा था डेथ नोट, एंड इट्स अ गुड एनिमे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था।
शायद बहुत सारे बच्चे एनिमे देखते होंगे। हाँ मेरा फेवरेट है, मेरा डीमन स्लेयर फेवरेट है, मेरा अटैक ऑन टाइटंस नंबर 1 पे है यार। वो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। और डेथ नोट से स्टार्टिंग की थी मैंने, 3-4 और देख रखे मैंने। हीरो मेनिया हो गया, बहुत सारे हैं। अभी एक आर्केन करके आया था नेटफ्लिक्स पे, वो भी बहुत अच्छा था। ठीक है चलिए चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। समझ गया ना? हाँ चलो, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं भाई थोड़ा सा इसी के बारे में बात करेंगे। उदारवाद राष्ट्रवाद होता क्या है, इसकी भावना ने किस तरीके से राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और उदारवादियों, यहां पे बोला जाता है ऐसा कि भैया उदारवादी जो लोग हैं कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से, कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से ही राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ है। अगर उदारवादी लोग ना होते, अगर ये खुली सोच वाले लोग ना होते, तो शायद राष्ट्रवाद का जन्म भी नहीं होता। समझ में आया? ये सारी चीजें कोई हुई ना क्लियर आपकी? क्योंकि हाँ सोलो लेवलिंग अभी चल रहा है मेरा, आयुरी सोलो लेवलिंग चल रहा है मेरा, अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, वो देख रहा हूं मैं। ठीक है चलिए अच्छा अब बात करें। अब हुआ क्या, यहां पे बोला जाता है कि भाई उदारवाद के कारण क्या हुआ। उदारवाद के कारण आपको एक चीज देखने को मिलेगी। क्या सर चीज देखने को मिलेगी? कि भैया उदारवाद की वजह से तानाशाही का अंत हुआ और विशेष अधिकारों का भी अंत हुआ। जो हमने प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को विशेष अधिकार दिए थे कि भैया तुम्हें टैक्स वैक्स नहीं देना, तुम्हें अलग ही इज्जत दी जाएगी, तो यहां पे बोला गया कि नहीं, अब सब बराबर है, चाहे तुम प्रथम से हो, द्वितीय से हो, तृतीय से हो। ये एक वर्गहीन समाज को जो है बनाया गया कि भाई जहां पे कोई वर्ग ही ना हो, ना प्रथम द्वितीय तृतीय, को क्या होता है, सब इंसान है, सब कानून के समक्ष बराबर हैं, इनको बराबर अधिकार दिए जाएंगे। तो जितने भी विशेष अधिकार जो थे, तानाशाही जो थी, इसको खत्म किया जाए, ये मांग किसकी थी भाई? उदारवादों की। उदारवाद राष्ट्रवाद यही बोलता है, उदारवादी राष्ट्रवाद यही है कि भैया हर तरह की तानाशाही और विशेष अधिकारों को समाप्त किया जाए। और यहां पर जो लोग हैं ये संविधान को अपना क्या मानते हैं? सब कुछ मानते हैं। आज के टाइम पर हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है? हम सब किसके छत्र छाया में आते हैं? संविधान के। तो ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, कहां से आया है? फ्रांस से ही आया है। क्यों? क्योंकि ये जो उदारवादी लोग हैं ये चाहते थे कि भैया देखो एक संविधान होना चाहिए, संविधान की आवश्यकता जो है महसूस होने लगी इन लोगों को। और आप देखोगे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक संविधान होना चाहिए और यहां पर आप देखोगे इससे जो है प्रतिनिधित्व पर जो है आधारित सरकार की आवश्यकता भी महसूस होने लगी। अच्छा ये क्या होता है सर, प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार? इसका सिंपल सा मतलब है किसकी बात हो रही है यहां पर? यहां पे किसी प्रकार की आप बोल सकते हो प्रजातंत्र की बात हो रही है, या फिर आप बोल सकते हो लोकतंत्र की बात हो रही है। लोकतंत्र की जो है बात हो रही है। लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की बात हो रही है यहां पे किस चीज की बात की जा रही है सर? कि भैया यहां पे क्या बोला है, इससे जो है प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार की आवश्यकता होनी है। ये सर प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार क्या होती है? तो यहां पर होता यह है कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। आपके जैसे इलाके में इलेक्शन वगैरह होते हैं नहीं होते, तो आप किसको चुनते हो? आपके यहां से जो विधायक जीतता है तो वो क्या होता है? वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपने अपने इलाके से किसी को जिताकर भेजा और वो कहां पर बैठा हुआ है? वो विधानसभा में बैठा हुआ है। तो वो क्या है? वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्यों कर रहा है आपका प्रतिनिधित्व? क्यों? क्योंकि आपने उसको चुनकर भेजा है। तो आपके इलाके में जो भी विधायक हैं वो क्या है? वो आपके प्रतिनिधित्व है। तो यहां पे उसी चीज की जो है बात की जा रही है, यहां पे उसी चीज की जो बात जो है की जा रही है कि भाई एक प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, वोट डालकर भेजते हैं। समझा? समझा नहीं समझे? चमका नहीं चमका? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें आपको जो है समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो भैया ये देखो, ये मैंने पूरा चार्ट बना के लाया हूं, बहुत सोचता हूं तुम्हारे बारे में। ठीक है, तो ये चार्ट आप देख सकते हो, ये चार्ट तुम्हारे लिए बना के लाया हूं मैं। थोड़ा सा देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई मैं किस चीज की जो है बात कर रहा हूं। तो आप देखोगे उदारवाद, उदारवाद या फिर उदारतावाद, दोनों एक ही चीज है। उदारतावाद की बात करूं, उदारवाद भी लिख सकते हो। तो ये दो प्रकार का होता है, राजनीतिक उदारवाद और आर्थिक उदारवाद। ठीक है, अगर मैं राजनीतिक उदारवाद की बात करूं तो यहां पे वही बोलते हैं भाई कि हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना, कानून के समक्ष जो है समानता होनी चाहिए। और आप देखोगे तीसरा जो पॉइंट है, सहमति से सरकार चले। तो ये हो गया हमारा राजनीतिक। और आर्थिक रूप की हम बात करें तो आर्थिक रूप से जो उदारवाद है वो क्या बोलता है कि बाजारों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, बाजारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सर इसका मतलब क्या हुआ सर कि बाजार की स्वतंत्रता? इसका मतलब क्या हुआ? बाजार का मतलब क्या होता है? मार्केट, जहां पे आप साजो सामान खरीदते हो। अब होता क्या था उस टाइम पे, यूरोप में बहुत सारे क्या लगे हुए थे, बहुत सारी बाधाएं लगी हुई थी, जिसको हम व्यापारिक बाधाएं बोलते हैं। मतलब आप देखोगे बहुत सारा टैक्स लिया जाता था, अलग अलग करेंसियों का इस्तेमाल किया जाता था, अलग अलग मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाता था। तो इससे होता यह था व्यापार करने में दिक्कत बहुत होती थी। तो आप बोल सकते हो कि व्यापारिक रूप से भी हम लोग रूढ़वादी थे। तो यहां पे एक जरूरत महसूस हुई कि भैया क्यों ना हम बाजार को भी क्या कर दें, उदारवाद बना दें, कि बाजार में स्वतंत्रता हो, कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लिया जाएगा,
जो मन चाहे वो तुम बाजार में बेच सकते हो। ये सब क्या बोला गया, इस सबको हिस्सा बनाया गया आर्थिक स्वतंत्रता का, है ना। जितने भी राज्य ने प्रतिबंध लगाए हैं, जितने भी बाजारों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, उन सारे प्रतिबंधों को हटा दिया जाए बाजार में, ताकि व्यापार बहुत अच्छे रूप से हो पाए, अच्छे तरह से लोग बिजनेस कामकाज कर पाए। समझ में आया, ये समझ में आया। तो ये इसका मतलब था आर्थिक रूप से उदारवादी, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता। समझ में आया, है ना। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब यहां पे कुछ और दिख रहा होगा, इसकी चर्चा थोड़ी सी बाद में करते हैं। इसमें दिख रहा होगा आपको ज़ोल्वेरिन, ये आप 5 स्टार रेटिंग दे लो उसको, 5 स्टार रेटिंग दो उसको पहले तो, क्योंकि परीक्षा में यह प्रश्न आएगा ही आएगा। लिख के ले जाओ, मैं गारंटी से कहता हूं, बहुत बारी जो पूछा गया है। अब इसका मतलब क्या है, ज़ोल्वेरिन संघ का मतलब क्या है, इसको हम जो है थोड़ी देर में पढ़ते हैं। समझ में आया, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, छुड़वाऊंगा कुछ भी नहीं बेटा, एक एक चीज करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपको जो है क्लियर हो गया, आपने राजनीतिक और आर्थिक उदारवाद देख लिए। मताधिकार की यहां पर बात की जा रही है, क्योंकि यहां पर सहमति से जब सरकार चलेगी तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि भाई मताधिकार तो दिए जाएंगे। तो यहां पर थोड़ा सा मताधिकार के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप सहमति से सरकार चलाने की बात करते हो तो आप किसकी बात कर रहे होते हो कि भैया आप अपना नेता चुनकर भेजोगे। जब आप अपना नेता चुनकर भेजोगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस आपको क्या करना पड़ेगा, मताधिकार। मताधिकार का मतलब क्या होता है, मत का अधिकार। मताधिकार का मतलब क्या होता है, मत का अधिकार, मत का अधिकार, मत का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है, मत डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। क्या होता है सर इसका मतलब, वोट डालने का अधिकार। आपके घर में सब लोग वोट वगैरह तो डालते होंगे ना, आप तो खैर नहीं डालते क्योंकि आप 18 साल से ऊपर के नहीं हुए हो, लेकिन जब आप 18 साल के हो जाओगे ना तो तुम वोट डाल पाओगे, है ना, तुम अपने नेता को चुन पाओगे। अच्छा, अब मताधिकार की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यूरोप में लोगों को भाई लंबे समय तक इस अधिकार से वंचित रखा गया। मतलब लंबे समय तक आप देखोगे यूरोप में जो आम लोग हैं, है ना, जो एक आम मानस जो है, उनके पास कोई भी मताधिकार नहीं थे। क्यों, क्योंकि भैया फ्रांस में लंबे समय तक क्या था, लंबे समय तक फ्रांस में राजतंत्र था, राजा का नियम था। ठीक है, क्लियर हुआ हर ना। और आप देखोगे यहां पे, आप एक चीज और देखोगे कि जब, याद करो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति, तो उसमें यह भी बताया गया है कि जब नेशनल असेंबली बन गई थी, राष्ट्रीय असेंबली, राष्ट्रीय सम्मेलन असेंबली जो बन गई थी, उसके बाद आप देखोगे कि हर किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। मतलब सिर्फ उन लोगों को ही वोट डालने का अधिकार मिला था जो कि सक्रिय नागरिक थे। याद करो, थोड़ा सा याद आया। मतलब जो लोग 25 वर्ष से ऊपर के हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग कर देते हैं, टैक्स देते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही वोट डालने का अधिकार था। इसमें सिर्फ 10% ही लोग आते थे, बाकी 90% लोग इसमें नहीं आते थे। और महिलाओं को वोट डालने से वंचित रखा गया। जबकि अगर आप देखोगे ना, फ्रांस तो 1848 में ही आजाद हो गया था, इनकी महिलाओं को 1946 में जो है वोट देने का अधिकार मिला है। इन्होंने अपनी महिलाओं को इतने दिनों तक जो है वोटों से, वोट डालने से जो है वंचित रखा। बाकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि इन्होंने लंबे समय तक, आप देखोगे लंबे समय तक आप अपने हर नागरिक को जो है वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था। सिर्फ उन नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया था जो कि सक्रिय नागरिक थे, जो कि टैक्स दिया करते थे, 25 वर्ष से ऊपर के थे। बच्चों को, औरतों को, इन सबको अलग रखा गया। जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उनको भी अलग रखा गया। दिक्कत यह थी कि फ्रांस में 90% से ज्यादा जो लोग थे वो कुछ इस प्रकार के ही लोग थे। अब सोच के देखो, कहने को तो यहां पे वोट डाला जा रहा है, लेकिन असल मायने में आप इसको लोकतंत्र नहीं बोल सकते। लोकतंत्र क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि बेटा आपने 90% लोगों को तो वोट डालने का अधिकार दिया ही नहीं। आपने तो ये बोल दिया ना कि भैया पढ़े लिखा होना चाहिए, आप कर देते हो, और आपकी उम्र जो है 25 वर्ष से ऊपर की हो। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि भाई लंबे समय तक आप देखोगे इन लोगों ने अपने मताधिकारों के लिए जो है संघर्ष किया। आप देखोगे जो जब क्रांति हुई थी, है ना, क्रांति जब हुई थी 1789 में, उसके बाद जो रिजल्ट आया तो वो हिला देने वाला था। क्यों, क्योंकि इन्होंने सिर्फ उन पुरुषों को ही मताधिकार मिला था जिनके पास क्या थी, जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति हुआ करती थी। समझ रहे हो, मतलब तीसरे वर्ग में भी उन लोगों को ही सिर्फ मताधिकार मिला था कि जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत संपत्ति हुआ करती थी। जो भूमिहीन मजदूर हैं, जो बेचारे गरीब किसान हैं, जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, उनको कोई भी वोटिंग का अधिकार, मताधिकार नहीं दिया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर आपने देखा कि सत्ता पलटी, और उसके बाद कौन आया, उसके बाद आए हमारे जैकोबियन क्लब के भाई साहब, है ना। जैकोबियन क्लब के दौरान जो है थोड़े समय के लिए हर वयस्क पुरुष को जो है मताधिकार मिला। ये अच्छी चीज हुई थी। आपने देखा था कि भाई, हालांकि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था वो बहुत ही क्रूर शासक था, जो कि जैकोबियन क्लब का नेता हुआ करता था, लेकिन इसने एक काम अच्छा किया कि जब ये शासक बना, जब ये रूल कर रहा था, इसने बहुत सारे लोगों को मरवाया तो था, बाद में खुद भी मारा गया, लेकिन इसने एक काम बढ़िया किया था। इसने क्या किया था, इसने हर वयस्क इंसान को, हर वयस्क, इसकी उम्र जो है 21 वर्ष से प्लस थी, इन सारे लोगों को जो है वोटिंग अधिकार
दिए थे, वोट डालने का अधिकार दिया था। एक काम इसकी सरकार में अच्छा हुआ, जब ये मर गया, जब इनकी सरकार चली गई, डायरेक्टरी आई, उसके बाद फिर से नियम वैसे के वैसे ही बना दिए गए और औरतों को वंचित रखा गया। औरतों को कोई भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया, जो कि बहुत गलत चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि भैया जब आप इक्वालिटी की बात करते हो, आप नारी अधिकारों के बारे में बात करते हो, फेमिनिज्म के बारे में बात करते हो, तो भैया इसका मतलब क्या होता है? बराबर अधिकार होना चाहिए। जितने अधिकार पुरुषों के पास है उतने ही अधिकार जो है नारी के पास होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? इतनी चीजें क्लियर हुई? बताइए जरा, बीच बीच में क्लियर हुई? फटाफट से बता दिया करो, बीच में हाँ कर दिया करो, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड दे दिया करो, एकदम आपस में बातें मत किया करो, जो मैं बता रहा हूं उसको सुना भी करो। पक्की बात है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो थोड़ा बता दिया करें मेरे को बीच बीच में कि सर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मेरा चैट ऑफ नहीं कर सकता, यहाँ पे मना है, चैट ऑफ नहीं कर सकता, दिक्कत हो जाएगी। चैट ऑफ मतलब मेरे को इतना अधिकार नहीं है यहाँ पे मैं चैट ऑफ कर सकूं, और मैं करना भी नहीं चाहता। बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं वैसे देखता नहीं हूं, मैं सिर्फ उन्हीं कमेंट्स को देखता हूं जो बच्चे कर रहे होते हैं, जो जरूरी कमेंट्स हैं, इनका आंसर मुझे करना चाहिए। ठीक है, बाकी तुम्हारा कोई भी अगर डाउट होगा उसको मैं बिल्कुल दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। मताधिकार के बारे में अगर हम आगे हम बात करें, तो जब आप देखोगे कि 1804 में क्या हुआ था, जब 1804 में नेपोलियन आया था, जब 1804 में क्या हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। आप देखोगे कि भाई नेपोलियन कोड ने जो है फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया। मतलब जब नेपोलियन आया तो आप देखोगे कि फिर से पुरानी जैसी व्यवस्था जो थी हो गई, है ना। मताधिकार भी जो मिलते थे वो सीमित ही लोगों को मिला करते थे, हर किसी के पास जो मताधिकार का जो अधिकार नहीं हुआ करता था। नेपोलियन के शासनकाल की अगर हम बात करें तो उसने क्या किया, इसने महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिए, एक नाबालिग जैसा दर्जा दिया, मतलब कोई भी अधिकार नहीं दिए इसने। नेपोलियन के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको एक चीज पता लगेगी कि नेपोलियन ने वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन महिलाओं को कोई भी अधिकार इसने नहीं दिए। सारे अधिकारों से जो है इसने महिलाओं को वंचित रखा, है ना। इसलिए आप देखोगे महिलाएं ने क्या किया, महिलाओं अपने पिता या पति के नियंत्रण में होती थी। तो उस टाइम पे आप देखोगे थोड़ा सा कि महिलाएं जो होती हैं, जैसे हम पुरानी व्यवस्था की बात करें, आज के टाइम पर जो महिलाएं हैं क्योंकि पढ़ लिख गई हैं, नौकरी वगैरह करती हैं, वो स्वतंत्र हैं, तो वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकती हैं। लेकिन उस टाइम पर आप देखोगे कोई भी महिला पढ़ी लिखी होती नहीं थी, उसके पास कोई अधिकार होता नहीं था, तो वो अपने पिता के नियंत्रण में रहती थी या फिर अपने पति के नियंत्रण में रहा करती थी। तो आप जैसे देख सकते हो ना, यहाँ पे बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है इन्होंने, महिलाओं ने तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है वोट के लिए। इनको आप देखोगे ना, फ्रांस में 1946 में, मतलब हमारा भारत जब आजाद हुआ उसके एक साल पहले इनको वोट अधिकार मिले हैं। 1946 में जो है इनको वोट डालने का मताधिकार मिला है इनको, है ना। इनको मताधिकार कब मिला है? 1946 में। अब कहने को तो बहुत पहले ही क्या हो चुका है, कहने को तो बहुत पहले ही यहां पर जो है एक तरीके का लोकतंत्र आ चुका था, लेकिन इन्होंने अपनी महिलाओं को वंचित रखा 1946 तक। 1946 के बाद इन्होंने जो है मताधिकार देने शुरू किए, जो कि बहुत गलत था। महिलाओं के साथ जो है नाइंसाफी थी। समझ में आया या नहीं आया? है ना। तो आप यहां पर वही बोला जा रहा है कि भाई पूरी 19वीं सदी की आप बात करो और आधी से ज्यादा 20वीं सदी, 20वीं सदी तक, 20वीं सदी के मध्य तक जो है महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं मिले थे। फिर आप देखोगे कि 1946 में जो है जाके इनको मताधिकार मिलते हैं। इतनी चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। 1946 में, हाँ लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, 1946 में फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार मिले, है ना। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने, संघर्ष किया, उसके बाद जाके जो है मिले। अच्छा, अब हम आते हैं किस पे भाई? अब हम आते हैं आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण पहला हमने पढ़ लिया, राजनीतिक रूप से उदारीकरण हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं दूसरे पे, दूसरे टाइप का जो उदारीकरण होता है इसको हम बोलते हैं आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण, थोड़ा सा देखो ध्यान से, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इसकी। ये हमने पढ़ लिया पूरा, ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है, ये हमारा पूरा हुआ, ठीक है, तालियां बजाओ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, आर्थिक रूप से उदारीकरण के बारे में, है ना। तो मैंने आपको बताया आर्थिक रूप से उदारीकरण का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि बाजार में स्वतंत्रता हो, जो भी बंदे धंधा वगैरह करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उनमें कोई भी रुकावट ना आए, और जो भी राज्य ने प्रतिबंध लगा रखे, राज्य का मतलब क्या है यहां पे? जो राज्य का मतलब क्या है यहां पे? सरकार। राज्य का मतलब क्या है यहां पे? राज्य का मतलब है यहां पर सरकार। सरकार है, राज्य का मतलब यहां पे सरकार है, कि जो भी सरकार ने बाजार में प्रतिबंध लगा रखे हैं, कर लगा रखा है, इन सबको जो है हटा दिया जाए, कर मुक्त कर दिया जाए, प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया जाए बाजार को, ताकि व्यापारी जो है अच्छे रूप से, अच्छे तरीके से क्या कर सके? व्यापार कर सके। इसको बोला गया आर्थिक रूप से उदारीकरण। अब सुनो, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? 5 स्टार रेटिंग दे लो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार रेटिंग दे लो, 5 स्टार आना ही आना है एग्जाम में, बहुत परसेंट चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा? तो भाई प्रश्न है बहरूपिया, प्रश्न बहरूपिया है, और प्रश्न जो है किसी भी रूप में आ सकता है,
ठीक है सर, किस रूप में आ सकता है प्रश्न सर? तो प्रश्न सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा भाई ज़ोल्वेरिन संघ क्या था, ज़ोल्वेरिन संघ के बारे में जो है व्याख्या कीजिए। या फिर ऐसे आएगा कि भाई किस तरीके से जो है फ्रांस में आर्थिक उदारीकरण की पहल की गई। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से यूरोप में आर्थिक उदारीकरण की जो है पहल की गई। आर्थिक उदारीकरण पर टिप्पणी कीजिए। तो प्रश्न जो है वो किसी भी रूप में आ सकता है। अच्छा, अब मैं आर्थिक उदारीकरण की जब बात करता हूं ना, तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है कौन सा देखने को मिलता है? सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है वो देखने को मिलता है हमारा ज़ोल्वेरिन संघ। ज़ोल्वेरिन संघ, है ना? मतलब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ कि आपने आर्थिक उदारीकरण का मतलब तो बता दिया, इसका कोई उदाहरण दे सकते हो आप? मतलब कहीं जहां आपको देखने को मिला हो कि एक अच्छा खासा उदारीकरण देखने को मिला हो, आर्थिक रूप से चीजों को जो है मुक्त कर दिया गया हो। हाँ, तो इसका एक उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इसका नाम है ज़ोल्वेरिन संघ। इसको याद कर लेना, यहां पे बसा लेना, है ना? अब यहां पर क्या था भाई, ज़ोल्वेरिन संघ जो था वो एक तरीके का सीमा शुल्क संघ था भाई। ये किसके पहल पे बनाया गया था भाई? ये किसके पहल पे बनाया गया था? ये जो संघ है ये किसके पहल पे बनाया गया था? किसने पहल की थी? तो आप देखोगे प्रूशिया ने पहल की थी। प्रूशिया एक राज्य था उस टाइम पर, जो कि आज के टाइम पर जर्मनी में आता है। इसने ये पहल की थी। कब की बात की जा रही है? तो ये 1834 की बात की जा रही है। ये पहल की गई थी किसके द्वारा? प्रूशिया के द्वारा। और अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी, आज का जो जर्मनी है ना, पहले वो जर्मनी नहीं था। जर्मनी जो था वो लगभग 39 भागों में विभाजित था। समझो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, समझो 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 समझो, मैं बोल क्या रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि जर्मनी जो था वो आज का जर्मनी नहीं है, मतलब जर्मनी जो था वो करीबन जो है 39 बहुत ज्यादा होते हैं, है ना? क्या होते हैं भाई? 39 भागों में विभाजित था। 39 भागों में विभाजित था। 39 भागों में विभाजित था। 39 भागों में। जैसे मैं बात करूं, ये देखो, ये क्या है? पूरा, ये पूरा जर्मनी है आज के टाइम पर। ये पूरा जर्मनी है, मान के चलो ये पूरा जर्मनी है। लेकिन जर्मनी आज तो पूरा दिखता है तुम्हें, एक देश की तरह दिखता है जर्मनी। जर्मनी एक राष्ट्र की तरह तुम देखते हो। लेकिन उस टाइम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 19वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम आप देखोगे कि जर्मनी जो है वो अलग अलग भागों में विभाजित था। और वो कितने भाग थे सर? ये कितने भाग थे सर? कितने भाग थे सर? तो ये 39 भाग में विभाजित था। और इन 39 भागों में जो सबसे मजबूत भाग जो था वो कौन सा था? सबसे पावरफुल जो था वो कौन था भाई? तो वो था हमारा प्रूशिया। प्रूशिया जो था, या फिर आप बोल सकते हो प्रूशिया, प्रूशिया जो था ये सबसे पावरफुल था, सबसे शक्तिशाली था। इस प्रूशिया की ही पहल पे क्या हुआ था? इस प्रूशिया की ही पहल पे ज़ोल्वेरिन संघ को जो बनाया गया था। अब ज़ोल्वेरिन संघ को बनाया क्यों गया था? तो यहां पे इसलिए बनाया गया था कि जितना भी व्यापार हो रहा है उसमें एक तरीके का उदारीकरण आए, बाजारों को करों से मुक्त कर दिया जाए, जितने भी प्रतिबंध लगे हैं उन सब से जो है मुक्त कर दिया जाए। तो आप देखोगे ये पहल प्रूशिया ने शुरू की थी, और बाद में आप देखोगे बाकी के जो राज्य हैं इन्होंने इसको ज्वाइन किया। अब इसमें दिक्कत क्या थी? अब ये सुनो, दिक्कत क्या हुआ करती थी, ये संघ क्यों बनाया गया था, इसमें दिक्कत क्या थी? अब देखो, संघ इसलिए बनाया गया था, पहले होता यह था कि 39 राज्य हैं। अब सोच के देखो, 39 राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं, है ना? ये 39 राज्य हो गए। 39 राज्य बहुत 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 ज्यादा राज्य होते हैं, 39 राज्य, है ना? अब दिक्कत यह थी कि उन 39 राज्यों में करीबन आप देखोगे, है ना, 30 से ज्यादा तरह की करेंसी चलती थी, है ना? 30 से ज्यादा तरह की मुद्रा चलती थी। 30 से ज्यादा तरह की जो है मुद्रा चलती थी, मुद्रा, करेंसी। 30+ करेंसी चला करती थी। 30 से ज्यादा जो है 39 राज्यों में मुद्रा चलती है। मतलब यह है कि मान के चलो, तुम्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो तुम्हें उस राज्य की करेंसी चाहिए होगी, मुद्रा चाहिए होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो तुम्हें दूसरे प्रकार की करेंसी चाहिए होगी। तो भैया जो व्यापारी है वो तो हर जाता होगा बेचारा कि भाई ये क्या है भाई, अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहे हैं तो उस राज्य की करेंसी चाहिए हमें। क्योंकि 39 राज्यों में करीबन 30 से ज्यादा मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाता था। 30 से ज्यादा अलग अलग अपने राज्यों की मुद्राएं थी, और इनमें अलग अलग राजा जो है रूल करते थे। मतलब प्रूशिया राज्य अलग है, बाकी के जो अलग अलग राज्य हैं उन पे फ्रांस भी रूल करता था, उन पे आप बोल सकते हो डेनमार्क भी रूल करता था, स्पेन का जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है वो भी इन पर रूल किया करता था, और इन सब की अलग अलग मुद्राएं हुआ करती थी। अब सोच के देखो, दिक्कत होगी या नहीं होगी? दिक्कत होगी या नहीं होगी? होगी, होगी दिक्कत, बिल्कुल होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी, दिक्कत बिल्कुल होगी, होगी ना? बिल्कुल होगी। एक मिनट रुक जाओ बेटा, बिल्कुल एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा रुक।
ठीक है ना। अरे नहीं नहीं यार, वो जरूरी कॉल था भाई, बहुत जरूरी कॉल था, मतलब अटेंड नहीं करा दिक्कत हो जाती। तो हम कहां थे भाई? तो भाई हम यहां थे कि भैया जो आज का तुम्हें जर्मनी दिखता है वो जर्मनी नहीं है ना। जो आज का तुम्हें जर्मनी दिखता है भाई, आज का जो तुम्हें जर्मनी दिखता है वो जर्मनी नहीं है सर। जर्मनी नहीं है मतलब तो क्या है सर? तो ये 39 भागों में विभाजित था, जिसका जो सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वो प्रूशिया था। और यहां पे अलग अलग राज्य हुआ करते थे और अलग अलग राज्यों की अलग अलग मुद्राएं थी। ठीक है, और क्या दिक्कत है? और दिक्कत यह था कि जब तुम एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो, तो तुम्हें जो है क्या करना पड़ेगा? तुम्हें जो है अलग से तुम्हें सीमा शुल्क भी देना पड़ेगा। तुम्हें अलग से सीमा शुल्क भी देना पड़ेगा, सीमा शुल्क अलग से देना पड़ेगा। ठीक है सर, मतलब यह है कि मान के चलो तुम इस राज्य में गए, फिर तुम इस राज्य में गए और फिर तुम इस राज्य में गए, तो यहां पे तुम्हें 5-5% तुम्हें क्या देना पड़ेगा? सीमा शुल्क भी देना पड़ेगा। अब सोच के देखो, अगर किसी व्यापारी को 5 राज्यों में जो है क्या करना, 5 राज्यों में 6 राज्यों में व्यापार करना है, तो उसको हर जगह क्या करना पड़ेगा? हर जगह उसको क्या करना पड़ेगा? सीमा शुल्क देना पड़ेगा। कि एक राज्य की सीमा पार हुई, दूसरे राज्य में गए तो वहां पे अलग कर देना पड़ेगा, फिर तीसरे राज्य की सीमा पार हुई, उस राज्य में गए, फिर अलग कर देना पड़ेगा। तो कितनी दिक्कत होती होगी। एक दिक्कत और थी सर, मतलब यह था कि जो मापन पद्धति जो थी, जो मापन पद्धति जो थी वो अलग अलग थी। मतलब सर, मतलब नापने और तौलने की जो तरीका जो था, मतलब कहीं जो है किसी प्रकार का वजन चल रहा है, मान के चलो मेरे यहां पे 1 किलो का मतलब कुछ और है, तुम्हारे यहां पर 1 किलो का मतलब कुछ और है, किसी तीसरे राज्य में 1 किलो का मतलब कुछ और है। अब सोच के देखो, क्योंकि ये जो सीमा शुल्क लगा करता था, ये उसके ऊपर निर्धारित होता था कि तुम्हारे सामान का वजन कितना है, और हर जगह सीमा शुल्क देना पड़ रहा है, और हर जगह जो है यहां पर मापन की जो पद्धति जो है वो अलग अलग है। तुम्हारे यहां पे 2 किलो का मतलब कुछ और है, हमारे यहां पे 2 किलो का मतलब कुछ और है। तो सोच के देखो कि यहां के जो व्यापारी होंगे उनको कितनी जो है दिक्कत होती होगी। अब इस दिक्कत को सुलझाने के लिए, इस दिक्कत को हटाने के लिए जो है यहां पर क्या लाया गया था? इस दिक्कत को हटाने के लिए यहां पर आप बोल सकते हो ज़ोल्वरिन सीमा शुल्क को बनाया गया था। एक तरीके का आप बोल सकते हो सीमा शुल्क संघ बनाया गया था, इसको हम बोलते थे ज़ोल्वरिन। इसका मेन जो मुद्दा था, इसका मेन जो एम था वो क्या था? इसका एम यही था कि हमें क्या करना, हमें ये सारे जितने भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, इन सबको हटा दिया जाए। और जैसे ही ये आया तो आप देखोगे कि 30 जो मुद्राएं थी इनको घटाकर कितना कर दिया गया? सिर्फ दो मुद्राएं चलेंगी पूरे प्रूशिया, पूरे जर्मनी में 2 मुद्राएं। तुम चाहे किसी भी राज्य में चले जाओ, सिर्फ 2 मुद्राओं में आपका काम बन जाएगा। उसके बाद एक जैसी मापन पद्धति का जो इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब जो आज हर राज्य में अलग अलग मापन पद्धति जो है उसको हटाकर क्या किया जाएगा? एक जैसी मापन पद्धति का जो है इस्तेमाल किया जाएगा, यूनिफॉर्म तरीका अपनाया जाएगा चीजों को नापने तौलने का। समझ में आया? मतलब आप बोल सकते हो कि हमारा जो एक उदाहरण है आर्थिक रूप से स्वतंत्रता का, आर्थिक रूप से उदारवादी का उदाहरण जो है, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है? हमारा ज़ोल्वरिन। आपको समस्या समझ में आई? सब फटाफट से मेरे को बता दो, ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको आप 5 स्टार रेटिंग आराम से दे सकते हो। बहुत बढ़िया, मतलब जो बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए। नहीं समझ में आया मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, एक बार ही बता दो समझ में आया या नहीं आया। फटाफट से बताओ, जल्दी से। क्लियर हुआ? ये जो टॉपिक है क्लियर हुआ आपका या नहीं हुआ? 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पोल करवा देता हूं मैं। मल्टीपल चॉइस वोट टाइप है ना, 30 सेकंड है, फटाफट से बताओ आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ ना में जवाब देना है, ठीक है ना? हाँ ना में जवाब देना है, समझ में आया या नहीं आया? ये टॉपिक बहुत जरूरी है इसलिए वोटिंग करवा रहा हूं। फटाफट से बताओ जल्दी से, फिर से रिपीट कर दूंगा। फूलों की रानी, हवारों की मल्लिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, फूलों की रानी, हवारों की। सीमा शुल्क का बेटा मतलब होता है कि जब आप एक सीमा लागते हो, दूसरी सीमा में जाते हो, तो आपको एक शुल्क देना पड़ता है ना? मान के चलो आप यूपी से बिहार में जा रहे हो, तो जैसे ही यूपी बिहार की सीमा आएगी और जैसे ही आप बिहार में एंटर करोगे तो आपको एक नया सीमा शुल्क देना पड़ेगा आपको, है ना? इसको हम कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं। चलिए ठीक है, सो रिजल्ट
77% बच्चों को समझ में आ गया, यानी कि काफी अच्छे नंबर्स हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, सिंपल सी बात है, जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, जल्दी से सुन लो। अब देखो हुआ क्या, आर्थिक रूप से उदारवाद का सिंपल सा मतलब है कि बाजार में जो भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, इन सारे प्रतिबंधों को हटा देना। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा देखने को मिलता है आर्थिक रूप से उदारीकरण का, तो आपको सीधा सीधा बोलना है ज़ोल्वरिन सीमा शुल्क संघ। अच्छा, ये जो संघ है किसके द्वारा बनाया गया था? तो जर्मनी, जो कि 39 भागों में विभाजित था, इसका एक सबसे शक्तिशाली राज्य था, इसका नाम था प्रूशिया। प्रूशिया की पहल पे इस ज़ोल्वरिन संघ को बनाया गया था। सर, इस ज़ोल्वरिन संघ को क्यों बनाया गया था? क्योंकि दिक्कत यह थी कि 39 भागों में विभाजित होने के बाद भी आप देखोगे यहां पे बहुत सारी बाधाएं आती थी व्यापार करने में। एक तो सबसे पहली बाधा यह आती थी कि इनकी 30 से ज्यादा करेंसी हुआ करती थी, मुद्राएं हुआ करती थी, जिनमें व्यापार करने में बहुत दिक्कत होती थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे, आपको हर राज्य में एक नई मुद्रा चाहिए, ठीक है ना? जैसा हमारे यहाँ पे डॉलर होते हैं, रुपए होते हैं, पाउंड होते हैं, तो दिक्कतें होती हैं। दूसरी दिक्कत यह थी कि भाई भार और मापन की जो पद्धति थी, यानी कि नापने और तौलने का तरीका जो था, वो हर जगह जाता था। मेरे यहां पे 1 किलो का अलग मतलब है, तुम्हारे यहां पे 1 किलो का मतलब कुछ और होगा, तीसरे राज्य में जाऊंगा 1 किलो का मतलब कुछ और होगा। फिर ऐसे तो मैं भाई ये दिक्कत ही हो जाएगी भाई। और क्योंकि जो वजन होता था उसके हिसाब से ही सीमा शुल्क लगा करता था, और सीमा शुल्क की बड़ी दिक्कत थी कि तुमने एक राज्य से दूसरे राज्य में गए, तो जब वो राज्य क्रॉस करोगे तो बीच में तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, बोला जाएगा भैया चुंगी निकालो, चुंगी चुंगी मतलब टैक्स निकालो, तुम दूसरे राज्य में जा रहे हो तो अंदर जाने का टैक्स लेंगे। तो ये सारी दिक्कतों से जो है इसको जूझना पड़ रहा था इन सारे 39 राज्यों को। जब ये पहल की गई तो आप देखोगे कि जितनी भी करेंसी है, मुद्राएं हैं, उनको घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। अब मतलब सिर्फ 2 करेंसी होंगी, 2 मुद्राएं होंगी पूरे जर्मनी की अगर मैं बात करूं। उसके बाद आप देखोगे एक जैसी भार और मापन पद्धति का इस्तेमाल किया गया। अब पूरे जर्मनी में आप जाओगे, किसी भी 39 राज्य में चले जाओ, आपको एक जैसी भार और मापन पद्धति का जो है इस्तेमाल किया जाएगा, नापने तौलने का तरीका एक जैसा होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो है वो यहां पर हो रही थी। सीमा शुल्क हटा दिया गया, सीमा शुल्क भी बिल्कुल हटा दिया गया। जितने भी सीमा शुल्क लगते थे, मतलब हर राज्य में आपको सीमा शुल्क देना पड़ रहा है, इनको भी हटा दिया गया। तो यह बहुत बड़ा काम हुआ ज़ोल्वरिन का। ज़ोल्वरिन एक बहुत बड़ा एक तरीके का उदाहरण है जो कि बताता है कि किस प्रकार से आर्थिक उदारीकरण होने के बाद व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फलता फूलता है, ठीक है ना? अच्छा, अब यहां पर जो ये दे रखा है ना, ये पूरा जो दे रखा है, ये देखो, ध्यान से देखो फटाफट से, ये पूरा जो दे रखा है आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण, यहां पे जो भी लिखा हुआ है, जो भी ये पूरा लिखा हुआ है, ये मैंने अभी जो बोला है आपसे, ये मैंने जो अभी आपको बोला है, ये सब कुछ जो है यहां पे लिखा हुआ है। आप पढ़ोगे, आपको एक एक चीज जो समझ में आएगी। अब हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, है ना? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें जो है एक्सप्लेन कर चुका हूं, और जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं वही यहां पर लिखी हुई हैं आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण, ठीक है? चले, तो यहां पे क्या हुआ भाई कि भाई नेपोलियन कोड की अगर हम बात करूं, है ना, उसके बाद की अगर हम बात करूं, तो आप देखोगे इसमें सबसे बड़ी जो चीज आती है वो आती है यहां पे आर्थिक उदारीकरण, है ना? नेपोलियन कोड की, अगर नेपोलियन कोड आए उसके बाद आप देखोगे आर्थिक उदारीकरण आया। आर्थिक उदारीकरण की हम बात करें तो आप देखोगे कि जो लोग उदारवाद थे, यानी कि जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, ये वाला एक काम करो, ये वाला पॉइंट हटा दो आप, ये वाला पॉइंट हटा सकते हो, ये वाला पॉइंट हटा सकते हो, ये वाला पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये वाला पॉइंट हटा दो, है ना? इरेज कर दो उसको, इसको इरेज कर दो, ठीक है ना? हाँ, बाकी आपको इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है आपको जल्दी से। हाँ, अगर मैं बात करूं मध्यम वर्ग की, मध्यम वर्ग जो था वो किसके पक्ष में था? आप देखोगे मध्यम वर्ग जो था वो किसके पक्ष में था? तो वो आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में था सर, ठीक है? तो आर्थिक उदारीकरण का मतलब आपको पता है, मैंने बता दिया आपको चिल्ला चिल्ला के। तो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो ना सिर्फ राजनीतिक उदारीकरण बल्कि आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में भी थे। वो चाहते थे कि भाई जितना भी बाजार है उसमें एक स्वतंत्रता बनी रहे, लोग खुले रूप से जो है व्यापार कर सकें, कोई दिक्कत ना आए, कोई बाधा ना आए व्यापार करने में, धंधा करने में, ठीक है सर? अच्छी बात है। आर्थिक उदारीकरण की जरूरतों को समझने के लिए आप देखोगे ऐसे क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं जहां जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। मतलब किसकी बात की जा रही है? जर्मनी की ही बात की जा रही है ना? जर्मनी में आप देखोगे कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते थे? तो जर्मनी में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। तो इसी का जो है इन्होंने एक उदाहरण लिया है। अब उदाहरण के तौर पे देखोगे कि अगर मैं 19वीं सदी की पूर्वात की बात करूं, यानी कि बात हो रही है 1834 की, 1834 की लगभग बात हो रही है, तो आप देखोगे ये जो पूरा प्रांत था ये करीबन 39 राज्यों में बटा हुआ था, है ना? छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था। दिक्कत क्या थी भाई? हर एक इकाई की अपनी अलग मुद्रा हुआ करती थी, लगभग 30 से ज्यादा मुद्राएं थी, 30 से ज्यादा मुद्राएं थी। और आप देखोगे इनकी जो मापन, भार और मापन की प्रणाली जो थी, यानी कि चीजों को तौलने, नापने तौलने की प्रणाली जो थी वो भी सेम थी, वो भी सेम थी, ठीक है ना? उसके बाद आप देखोगे यदि, जैसे कि यहां पे बोला गया, एग्जांपल दिया गया, यदि कोई व्यापारी जो है वो हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता है तो उसे 11 चुंगी नाकों से गुजरना पड़ता था। मतलब सोच के देखो यहां पे, मतलब कोई एक जगह है, इन 39 राज्य, ये पूरा जर्मनी है, ये सारे 39 राज्य हैं, ये सारे जो है क्या है? ये 39 राज्य हैं, ठीक है? अगर मान के चलो ये क्या है? ये हमारा हैम्सबर्ग है, ये है हमारा क्या है? हैम्सबर्ग है, ठीक है सर?
और ये क्या हमारा, ये हमारा न्यूरमबर्ग है, एक जगह का नाम है ये हमारा न्यूरमबर्ग है। ठीक है सर। अच्छा, कोई अगर व्यापारी यहां से यहां तक आना है, यहां से यहां तक आएगा, ये ऐसे होता हुआ यहां से आया यहां पे, है ना, तो आप देखोगे कि इसको करीबन 11 चुंगियों से होके जाना पड़ेगा, मतलब 11 जगह इसको क्या देना पड़ेगा, 11 जगह इसको सीमा शुल्क देना पड़ेगा, 11 जगह इसको सीमा शुल्क देना पड़ेगा, 11 जगह इसको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। सोच के देखो कितनी ज्यादा दिक्कतें हुआ करती होंगी। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, आप आगे देखोगे कि हर चुंगी पर लगभग जो है 5% का टैक्स दिया जाता था। आप ये ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब ये वाला जो पॉइंट अगर आप ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको एग्जैक्टली परसेंटेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी लिखोगे, ये पॉइंट अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। चलिए, अच्छा अब दिक्कत क्या थी भाई, कि जो चुंगियों पर भुगतान करना पड़ता था, मतलब जो तुम सीमा शुल्क दे रहे हो, जो तुम चुंगी पर टैक्स दे रहे हो, जो भी तुम सीमा शुल्क दे रहे हो, तो वो किसके अनुसार होता था, तो वो भार और मापन के अनुसार ही होता था। अब सोच के देखो कि तुम जो शुल्क दे रहे हो, तो तुम्हारे सामान में वजन कितना है, उसका नाप क्या है, उसके अनुसार जो है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि हर जगह भार और मापन अलग अलग था भाई, तो सब अपने अपने अलग अलग कर लगाएंगे, तो यह दिक्कत थी भाई। ठीक है ना। और आप देखोगे अलग अलग स्थानों पर जो है भार और मापन में अत्यधिक अंतर होने की वजह से जो है बड़ी उलझने आती थी, बड़ी समस्याएं आती थी, बड़ा ही कंफ्यूजन आता था। समझ में आया ना, हाँ है ना, क्लियर हुआ। तो हुआ क्या, इन सारी दिक्कतों से हुआ ये कि भाई इन सारी दिक्कतों से आप देखोगे व्यवसाय के लिए जो है बिल्कुल ये कैसा माहौल था, एक तरीके का प्रतिकूल माहौल था। प्रतिकूल मतलब ये व्यापार करने के लिए अच्छा माहौल नहीं था। तो इसी के लिए क्या लाया गया था, इन रुकावटों को हटाने के लिए, ये जो विघ्न आ रहा था इसको हटाने के लिए क्या किया गया, तो आप देखोगे 1834 में प्रूशिया की पहल पर जो है ज़ोल्वरिन संघ का जो है ज़ोल्वरिन कस्टम यूनियन या फिर ज़ोल्वरिन सीमा शुल्क जो एक यूनियन जो है ये बनाया गया। कहने का मतलब ये है कस्टम यूनियन संघ बनाया गया। इसका नाम क्या था, इसका नाम था ज़ोल्वरिन। अब इसमें जो है एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो 1834 में प्रूशिया की पहल से बनाया गया। और आप देखोगे इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अधिकांश जर्मन जो राज्य थे इस यूनियन में शामिल हो गए। और इससे क्या हुआ, इससे जितनी भी समस्याएं पैदा हो रही थी इन सारी समस्याओं को जो है यहां पर सुलझा दिया गया। क्लियर हुआ। तो भाई आप देखोगे है ना, यहां पे क्या किया गया, सारी जो मुद्राएं हैं उनको घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया, है ना। 30 से घटाकर 30 मुद्राएं थी, 30 मुद्राएं थी, इसको घटाकर कितना कर दिया गया, 2। अब सिर्फ पूरे जर्मनी में इन 39 राज्यों में सिर्फ 2 मुद्राएं चलेंगी। ठीक है सर। इसी बीच आप देखोगे बहुत सारी चीजें और हुई, जैसे आप देखोगे कि रेलवे का नेटवर्क का विकास हुआ। उस टाइम पर रेलवे का विकास हो चुका था। रेलवे जैसी आई तो आप देखोगे बहुत ज्यादा औद्योगिकरण होगा, रेलवे का विकास हुआ। और आप देखोगे इस तरह से आप देखोगे कि आर्थिक राष्ट्रवाद का जो है एक तरीके से विकास हुआ, है ना। इसके अलावा आप देखोगे कि सीमा शुल्क को हटा दिया गया, सीमा शुल्क को बिल्कुल हटा दिया गया। इसके अलावा आप देखोगे एक जैसी भार और मापन पद्धति का जो इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी चीजें कहां पर हुई थी, ज़ोल्वरिन संघ के थ्रू हुई थी। इतनी चीजें पता हो गई आपको, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से बता दो। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई आपकी, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई। अब देखो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया था आपको, ये मैंने पूरा उदारीकरण बता दिया आपको। अब मैं रूढ़वाद के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। रूढ़वाद का जन्म, रूढ़वाद का जन्म ये क्या है सर, रूढ़वादी लोग कौन थे, किस तरीके से थे, ये थोड़ा समझ लेते हैं। अब इतना समझ में आ गया आपको, यानी कि उदारीकरण वाला टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 तरह के उदारीकरण थे, एक तो राजनीतिक उदारीकरण मैंने बता दिया आपको, और दूसरा जो है आर्थिक उदारीकरण, जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया, ज़ोल्वरिन संघ के बारे में बताया। समझ में आया। सीमा संघ था ये, बिल्कुल। इसको क्यों बनाया गया था, ताकि जितनी भी रुकावटें आ रही हैं इन सारी रुकावटों को दूर किया जाए। चमका या नहीं चमका, क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ फटाफट से। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा पोल करवा लेते हैं हम, और पोल में आपको बताना पड़ेगा कि समझ में आया नहीं आया। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, अभी तक 1 घंटे में मैंने जो भी पढ़ाया है, आपको पल्ले पढ़ा या नहीं पढ़ा, एक बार थम्स अप करके मतलब हाँ या ना में जवाब दे देना, जल्दी से फटाफट से, जल्दी से करो। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, प्यास लग रही है मेरे को। हाँ बेटा, मेरी क्लास 6 बजे होती थी, बट कुछ काम था मुझे, तो मैंने 6 बजे से 4 बजे शिफ्ट करवा लिया। आई एम रियली सॉरी बेटा जी। लेकिन आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि भाई नेपोलियन भी एक तरीके से आर्थिक उदारीकरण को सपोर्ट करता था, याद कर लेना, ठीक है। नेपोलियन भी एक तरीके से आर्थिक उदारीकरण को सपोर्ट करता था। चलिए समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, मेरे प्यारे से नन्हे से, तुम तो बहुत पहले से जानते हो मुझे, कभी ना कभी तो देखा ही होगा क्लास 9वीं में,
10वीं में देखा होगा कहीं ना कहीं, तो मुझे देखा होगा तुमने यूट्यूब वगैरह पे, इतना तो पता है मुझे। चलिए देखता हूं मैं। तो भैया 82% बच्चे को समझ में आया, मैं मान के चल रहा हूं बेटा। जो 17% बच्चे हैं, तुमसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, तुम्हारे आज नेटवर्क ठीक नहीं आ रहे थे, तो एक काम करना, क्योंकि देखो मैंने बहुत पढ़ा दिया बेटा, अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा तो इन ये जो 82% बच्चे हैं ना, इनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो मैं गारंटी से कहता हूं, आप स्टार्टिंग से ही वीडियो देखना। मैंने ज्यादा कुछ बकवास नहीं, आपको पता है मैं ज्यादा बकवास नहीं करता, मैं ज्यादा फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करता। तो आप स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, चलिए। बहुत सारे बच्चों के पास पोल ही नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रूढ़वाद के बारे में। मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा याद करो, याद करो भाई, याद करो भाई। समाज के बारे में बात करें, यूरोप के समाज के बारे में हम बात करें, तो एक तरफ क्या था भाई, एक तरफ क्या था भाई हमारा, तो एक तरफ हमारा उदारवाद था सर, एक तरफ हमारा उदारवाद था, और दूसरी तरफ हमारे कौन था भाई, उदारवादी थे, और दूसरी तरफ हमारे रूढ़वादी थे, है ना। दूसरी तरफ हमारे कौन थे, रूढ़वादी थे। उदारवाद में मैंने आपको बता दिया सर, है ना, एक तो आर्थिक उदारवाद, आर्थिक रूप से उदारवाद, आर्थिक, और दूसरा हमारा राजनीतिक। ठीक है सर, ये आपने बता दिया, ये मैंने पूरा क्लियर करवा दिया है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे रूढ़वादियों के बारे में। रूढ़वादियों में कौन थे भाई ये, तो रूढ़वादियों में कौन लोग आते थे भाई, ये कुलीन वर्ग के लोग, कुलीन कुलीन वर्ग के लोग आते थे भाई, जो अमीर लोग थे भाई, राजा के सगे संबंधी जो थे, है ना। राजा भी कहीं ना कहीं इसी का हिस्सा था, राजा भी इसी का हिस्सा हुआ करता था। जो अभिजात वर्ग से थे, सब एक ही है, जो अभिजात वर्ग से थे, जो अभिजात वर्ग से आया करते थे, है ना। मैंने आपको अभिजात वर्ग के बारे में लेक्चर नंबर 2 में बताया था, पता हो तो। अब हम इन्हीं के बारे में जो बात करने वाले हैं, देखो मैंने मोटा मोटा सब कुछ बता दिया आपको, मैंने बताया इसलिए है ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए, तो आप देखोगे अब हुआ क्या, अब हमारी थोड़ा सा समझो यहां पे, अब यहां पे हुआ क्या। अब एक चीज हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हुई, लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आप देखना, उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद मैं अगले ही क्लास में जो है पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हुआ क्या, अब थोड़ा कहानी समझो। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, याद करो, थोड़ा सा ध्यान से देखो फटाफट से। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी जो है दो कहानियां चल रही हैं, हमारी जो है दो कहानियां चल रही हैं, ध्यान से देखो फटाफट से। हाँ, अगर मैं कहानियों की बात करूं तो हमारी दो कहानियां चल रही हैं। एक तरफ हम यूरोप के समाज के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं फ्रांस की कहानी के बारे में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं फिर से हमारी फ्रांस की कहानी पे। अब क्या हुआ, सुनो यहां पे हुआ क्या, बहुत ही तगड़ी चीज हुई, बहुत ही तगड़ी चीज हुई सर। क्या हुआ सर, तगड़ी चीज क्या हुई सर, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। ऐसा तगड़ा क्या हुआ सर, अब सुनो यहां पे। हुआ ये कि मैंने क्या बताया था, याद करो फिर से, कि 1804 में क्या हुआ था, 1804 में नेपोलियन भाई साहब आ गए, हमारे हमारे जो नेपोलियन चचा जो थे, ये आ गए, ठीक है सर। कब से कब तक रूल किया इन्होंने, तो ये देखोगे, ये 1815 तक जो है इन्होंने रूल किया, राज किया। 1815 तक इन्होंने जो है राज किया। 1815 में इन भाई साहब ने गलती कर दी, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेपोलियन जो था वो बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा एक ऐसा इंसान था जो बहुत ज्यादा ख्वाहिशें रखता था, और उसकी ख्वाहिशें जो थी इतनी बढ़ चुकी थी, उसके सपने इतने बढ़ चुके थे। इसका सपना था कि ये पूरे यूरोप पे कब्जा करेगा। उस सपने की तरफ बढ़ते बढ़ते आप देखोगे ना, 1812 में इसने रूस पे अटैक कर दिया। अब भाई रूस पे अटैक करके, अब भाई इसकी कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनोगे, तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है लेकिन सुनो, मजा आएगा भाई। 1812 में इसने पता क्या किया नेपोलियन ने, 1812 में, स्टोरी बता रहा हूं, 1812 में ये 6 लाख की सेना लेके गया, कहां पर, रशिया में। अरे भैया रशिया तो रशिया है भाई, फिर रशिया तो अगर क्षेत्रफल अगर आप देखोगे रशिया का, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और रशिया की अगर मैं भूगोल के बारे में बात करूं, तो आधी रशिया तो बर्फ से ढका रहता है पूरे साल। तो नेपोलियन जो था वो 6 लाख की सेना लेके गया था रशिया में, और प्रॉपर ये देखोगे आप, वहां तक पहुंच गया था ये पूरा, जो मॉस्को पार करके, जो पूरा इनका जो ये जो पूरी इनकी कैपिटल सिटी जो है, वहां तक पहुंच के आप देखोगे कि ये गया था 6 लाख के सैनिकों के साथ, और लौट के आया सिर्फ 40,000 सैनिकों के साथ। मतलब बाकी के जो सैनिक थे सब वहीं पर रह गए, मतलब मर गए सब, ठंड की वजह से मर गए, कोई युद्ध में मारा गया। तो आप देखोगे कि ऐसा बोला जाता है कि नेपोलियन की सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि उसने रूस पे अटैक कर दिया था। अगर नेपोलियन रूस पे अटैक नहीं करता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। अब हुआ क्या, 1812 में इसने रूस पे अटैक किया, कुछ नहीं मिला, लौट के आए, सिर्फ 40,000 सैनिक बचे हुए थे। 6 लाख सैनिक लेके गया था, सिर्फ 40,000 बचे हुए थे। और हुआ क्या, इसने 2 साल बाद, यानी कि ठीक 1815 में इसने क्या किया, इसने बहुत बहुत बड़ा कदम उठाया। इसने जो है, आप बोलोगे प्रैब जो देश है, जो प्रैब देश जो है, कौन कौन सर, तो प्रूशिया,
रशिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन चारों पर धावा बोल दिया। मतलब ये कि एक तरफ है ये और दूसरी तरफ है कौन? दूसरी तरफ हमारे प्यारे नेपोलियन भाई साहब। हिम्मत देखो भाई साहब की, एक तरफ चार, एक तरफ चार और दूसरी तरफ अकेला बंदा, और भाई लड़ मरा भाई। ये भाई लड़ लिया चारों से। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि 1812 में इसने रशिया पे अटैक किया था, तो सिर्फ इसके पास आप बोल सकते हो 40 से 50,000 सैनिक थे इसके पास, और इनके पास लाखों की आर्मी थी। इनके पास आप देखोगे लाखों की आर्मी थी, लाखों की आर्मी थी इनके पास लाखों की आर्मी थी, और ये भाई नेपोलियन भाई साहब अकेले पड़ गए। अब इस युद्ध को नाम क्या दिया गया? इस युद्ध को बोला जाता है वाटरलू का युद्ध। इस युद्ध को क्या बोला जाता है? इस युद्ध को वाटरलू का युद्ध बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा? वाटरलू का युद्ध बोला जाता है इसको। द बैटल ऑफ वाटरलू, द बैटल ऑफ वाटरलू का युद्ध बोला जाता है इसको। वाटरलू का युद्ध जो है बोला जाता है इसको। अच्छा, इस युद्ध में हुआ क्या? इस युद्ध में जो हमारे नेपोलियन भाई साहब थे, इनकी बुरी तरह से जो है पराजय हुई। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वही हुआ जो मंजूर खुदा हुआ, है ना। मतलब यह हुआ, इसके बाद होता यह है कि इसके बाद फिर से क्या होता है, जो रूढ़वादी जो लोग होते हैं, इनका जो है शासन आ जाता है। मतलब आप बोल सकते हो फ्रांस में फिर से बर्बन राज्य आ जाता है। फिर से जिसका जो लुई 16वां जो था, इसका खानदान का ही फिर से फ्रांस में राजा बन जाता है। और फ्रांस में आप क्या देखोगे? फ्रांस में या फिर बाकी के यूरोप में आप देखोगे रूढ़वादियों का जो है शासन आ जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? आप सोच के देखो, आपके मन में प्रश्न आया होगा, सर एक बात बताओ, ये सब इकट्ठे हुए क्यों? ये सब इकट्ठे क्यों हुए? मतलब ये चारों जो थे ना, डर चुके थे। ये बाकी के यूरोप के जो देश हैं, साम्राज्य जो हैं, वो नेपोलियन से इतना डरे हुए थे, उनको ऐसा लगता था कि भाई नेपोलियन ने अगर हमको मार डाला तो। नेपोलियन का सपना था कि भाई पूरे यूरोप पे कब्जा करना है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम चारों मिलकर क्या करते हैं, इसको घेर लेते हैं। दिक्कत ये हुई कि भाई इनकी सेना जो थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए जो है नेपोलियन हार गया। और नेपोलियन जब हार गया 1815 में, ये सब कब हुआ? 1815 में। ये सब कब हुआ सर? 1815 में। और 1815 के बाद क्या होगा? तो सीधा सीधा आप देखोगे कि रूढ़वादी जो थे, पुरानी सोच वाले जो लोग थे, राजा जो थे, ये फिर से फ्रांस में और बाकी के यूरोप में जो है कब्जा कर लेते हैं। मतलब यह हुआ कि बेचारा 1789 से मेहनत करते आ रहे थे उदारवादी लोग, 1789 में जहां थे वहीं फिर से लौट के आ गए बेचारे। मतलब उदारवादियों का जितना भी अभी तक स्ट्रगल था वो सब बर्बाद हो गया, फिर से वैसा का वैसा ही हो गया। फिर से आप देखोगे कि यहां पे जो उदारवादी जो लोग हैं बेचारे शांत हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब अगर बोलोगे तो पकड़ के तुम्हें मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से क्या हो चुका है? फिर से फ्रांस में राजतंत्र आ चुका है। फिर से आप बोल सकते हो फ्रांस में एक रूढ़वादियों की सरकार आ चुकी है। आप बोलोगे सर नेपोलियन भी तो राजतंत्र का हिस्सा था, लेकिन बेटा नेपोलियन ने कुछ बदलाव बहुत अच्छे किए थे। नेपोलियन पूरी तरह से रूढ़वादी नहीं था। नेपोलियन आर्थिक उदारीकरण को मानता था। नेपोलियन ने किसानों के कर्जे वर्जे माफ कर दिए थे भाई, किसानों पे जो कर लगता था वो माफ कर दिया था। तो नेपोलियन ने कुछ बदलाव बहुत ज्यादा क्रांतिकारी किए थे। लेकिन ये तो बिल्कुल ही रूढ़वादी थे, ये तो लुई 16वें जैसे थे भाई, इन्हीं के तो खानदान के थे ये लोग। तो भैया जहां से उन्होंने एक अपना सफर तय किया था 1789 में, वहीं पे फिर से आ गए। ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हो रही थी। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं तक रखते हैं। समझ में आया? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। एक बार ये काम करते हैं भाई, थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा रुको डाउट चेक कर लेते थोड़ा सा, डाउट्स। हाँ, अरे ये देखो नोट्स वगैरह कैसे बनाए, अभी की बात नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। वाटरलू का युद्ध बेटा, वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था नेपोलियन और प्रैव देशों में, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। बेटा ज्योग्राफी होगा बिल्कुल, अगर ये चैप्टर खत्म होगा तभी तो ज्योग्राफी होगा। रूढ़वादी क्या है सर? बेटा रूढ़वादी लोग वो लोग होते हैं, रूढ़वादी क्या है सर, इसमें क्या होता है कुलीन? और देखो बेटा, रूढ़वादी लोग वो लोग होते हैं जो नए बदलावों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। रूढ़वादी एक सोच है बेटा, एक विचारधारा है। रूढ़वादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो बोलती है कि भैया हमें नए बदलावों को एक्सेप्ट नहीं करना। तो आप देखोगे ऐसे कौन लोग थे जो नए बदलावों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे? तो राजा हो गया, अवजात वर्ग के लोग हो गए, कुलीन वर्ग के लोग हो गए। भाई इनके लिए तो आराम ही था ना। क्यों? क्योंकि राजाओं ने तो इनको अच्छे अच्छे विशेष अधिकार दे रखे थे, तो ये क्यों चाहेंगे राजा हटे, है ना। तो इन्हीं लोगों को जो है रूढ़वादी लोग बोला गया, जो राजा को सपोर्ट करते थे, और राजा भी इनको सपोर्ट करता था। तो प्लीज बता दीजिए सर कौन सा बुक चल रहा है, क्योंकि बेटा ये बुक जो है एनसीईआरटी के हिसाब से, आपका बिहार बोर्ड जो है उसके हिसाब से भी मैं चल रहा हूं। आपका जो बिहार बोर्ड है उसमें जो चैप्टर्स हैं उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। आपकी जो बिहार बोर्ड की किताब है उसको आप देख सकते हो। जॉल्वरिन किसका नाम था? जॉल्वरिन संघ ऐसी नाम रखा गया था। जॉल्वरिन नाम किसी का नहीं था। जॉल्वरिन जो नाम था
इसका नाम ही इसी पे पड़ा था कि भाई देखो हमें जो है एक ऐसा संघ बनाना है जिसमें जितने भी प्रतिबंध हैं उन सबको हटा दिया जाए। इसी संघ को हम ज़ोल्वेरिन संघ बोलते हैं। नहीं नहीं बेटा 1946 में मिला था, 1946 में मिला था, एक बार देख लेना, शायद मेरे हिसाब से तो 1946 में मिला था, कोई बात नहीं देख लेना एक बार, मेरे हिसाब से 1946 में हुआ था। चलिए ठीक है ना। अब यहां पे जो है थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो एंड करने से पहले एक काम और करेंगे भाई, एक काम और करते हैं भाई, तो जो हमेशा हम लोग करते हैं, बाकी की क्लास हम आगे करते हैं भाई, चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा बचा हुआ है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये वाला फटाफट से क्या करो भाई, फटाफट से ये वाला तुम एमसीक्यू करो, ये वाला जल्दी से फटाफट से। हाँ बेटा क्लास तो एंड कर रहे हैं ना, काहे परेशान हो रहे हो, काहे परेशान हो, जल्दी से फटाफट से करो ये जल्दी से करो फटाफट से। नेपोलियन की पराजय कब हुई? अभी तो थोड़ी देर पहले तो बताया मैंने। समझ में तो आ रहा है। देखो ऐसा है कि अभी ज्यादा क्लासेस हुई नहीं है, तो तुम में से ज्यादातर बच्चे जो है उनको समझ में आ रहा है। तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, सबको समझ में आ रहा है ना, पक्की बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो समय समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, जल्दी से बताओ फटाफट से। इसमें ना मेरे को कम से कम 90% से ज्यादा बच्चे जो है सही आंसर देते हुए मिलने चाहिए, वरना पिटाई कर दूंगा बहुत ज्यादा। ठीक है चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, समय हुआ समाप्त। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया, अभी जस्ट बताया है। हाँ तो फिर भी तुमने यहाँ पे हक दिया, देखो है ना, मतलब 12 तो 3 15 करीब 16% बच्चों ने बिल्कुल गलत आंसर दिया है। थोड़ा सा अगर हम देखें, डॉक्टर सौरभ, हरे कृष्णा, अल्विन, हर्ष, अमित, आईटीएन भास्कर, अब्बू, अर्घमन, जुनैद, उज्जवल, अभिषेक, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। चलो ठीक है आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। 1815 सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, कुलीन वर्ग के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो खासकर कौन सी भाषा बोला करते थे? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से करो फटाफट से, आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। वारों की मल्लिका, मेरा मुस्कुराना गजब हो गया। बताओ बताओ फटाफट से बताओ जल्दी से। चले चले। हाँ तो मैंने आपको बताया था, जो कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे, ये अपनी एक विशेष पहचान बनाने के लिए फ्रेंच भाषा का ही इस्तेमाल किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 74% को, अभी भी तुम पढ़ाई ठीक से कर नहीं रहे, तुम लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे, गलत बात है। ठीक है चलिए तो भाई एंड करें इस क्लास को, एंड करते हैं भाई। तो आज हमने किन किन चीजों के बारे में बात की? तो भाई आज हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। आज हमने उदारवाद के बारे में बात की। तो उदारवाद में हमने दो तरीके का उदारवाद देखा, रिवीजन करवा रहा हूं देख लो। दो तरीके का उदारवाद कौन सा था? तो एक उदारवाद था हमारा राजनीतिक उदारवाद, दूसरा उदारवाद जो था वो हमारा था आर्थिक उदारवाद। राजनीतिक उदारवाद में आप देखोगे कि हमने जो है स्वतंत्रता पे, आम सहमति से सरकार चलाने पे और कानून के समक्ष जो है एक, आप बोल सकते हो, समानता पर जो है फोकस किया। वहीं में अगर मैं आर्थिक उदारवाद की हम बात करें, तो आर्थिक उदारवाद में हमने हमने बोला कि भैया देखो बाजार जो है, मार्केट जो है, जहां पर जो ट्रेड करने आता है, जो व्यापार करने आता है, उसके पास भी उदारवाद होना चाहिए, उसके पास भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जितने भी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, इन सारे प्रतिबंधों को प्रतिबंध मुक्त कर दिया जाए, है ना। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण हमने कौन सा देखा? तो ज़ोल्वेरिन का देखा। ये कहां पर हुआ था सर? तो जर्मनी जो राज्य है, पहले जो 39 भागों में बटा हुआ था, इनमें अलग अलग राज्य हुआ करते थे, और अलग अलग राज्यों में बहुत सारी दिक्कतें थी, है ना। जैसे कि एक अलग अलग मापन पद्धति, 30 से ज्यादा मुद्राएं, इन सबको सुलझाने के लिए जो है ज़ोल्वेरिन संघ को बनाया गया था। और ये किसने पहल की थी? प्रूशिया ने। तो ये मैंने दोनों आपको बता दिए। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया रूढ़वादियों के बारे में। रूढ़वादियों में फिर मैंने आपको बताया कि 1815 में फाइनली जो नेपोलियन जो था, है ना, इसका जो शासन था, इसका जो राज्य जो था, वो समाप्त हो जाता है। और वाटरलू का युद्ध होता है किसके बीच में? नेपोलियन और प्रेब देशों के बीच में, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। हाँ सॉरी, हाँ ठीक है प्रेब, और प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, इन चार के बीच में जब युद्ध होता है, तो यहां पे नेपोलियन जो होता है भाई साहब हार जाते हैं। और जब नेपोलियन हार जाते हैं, तो आप देखोगे फिर से फ्रांस में वही स्थिति आ जाती है जो 1789 से पहले हुआ करती थी। मतलब जो भी कराया जो था, उस सब पे जो है पानी फैल जाता है। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, साहिल अहमद बेटा, बिल्कुल जो है प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है तो यहां पे जो है हमारी प्यारी सी जो क्लास थी, वो समाप्त हो चुकी है भाई। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं ये बहुत अच्छे से जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई या नहीं आ गई? फटाफट से बताओ। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? मजा आया नहीं आया? चलिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दो प्रश्न कर लिए हमने। चलिए तो भाई एक काम करते हैं, एंड करते हैं इस क्लास को।
आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाय बाय, टेक केयर।